नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये इसका सेट 3 है। सेट 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप जेआईबी से रिलेटेड सारे वीडियोस बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो डेप्ट इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जब भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं किसी बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए। तो जब भी बैंक कोई फर्दर लोन वगैरह देता है तो कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, कई तरह के रेशियोज़ निकाले जाते हैं, उनके बेसिस पे हम फंड लिमिट्स जो है वो एलोकेट करते हैं। और डेप्ट इक्विटी रेशियो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो में ये आता है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कंपनी कितनी स्टेबल है और कभी भी अगर कोई बुरा वक्त आता है तो कंपनी कितनी उसको झेल सकती है और कितना प्रमोटर्स का पैसा उसमें लगा हुआ है और कितना उसने डेप्ट लिया हुआ है। आप ये समझिए, जब भी कोई बिज़नेस शुरू होता है, कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई फर्म स्टार्ट होती है, आपको कोई काम करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, फर्म करना है, बिज़नेस करना है, तो आपके को फंड्स की ज़रूरत होगी। अपना कैप, अब फिक्स एसेट तैयार करने, मशीन ख़रीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, सबसे पहले तो पैसा ही लगाना होगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और आपको अर्निंग कुछ होगी। तो पहले जो पैसा लगाना होगा उस पैसे को आप कहाँ से लाएंगे? या तो अपने फंड्स यूज़ करेंगे या फिर बोरोइंग होगी। वो तो दो तरीके हैं, या तो इक्विटी होगी या फिर डेप्ट होगा। जो अपना पैसा लगाएंगे या शेयर होल्डर्स का पैसा, अपना पैसा मतलब या तो प्रमोटर्स का, डायरेक्टर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका पैसा जो होगा लगेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो उनके पास मालिकाना हक होता है कंपनी का। तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा होगा, प्रमोटर्स का जो पैसा होगा, वो इक्विटी में काउंट होगा। अब दूसरी चीज़ है, अगर आप अपना पैसा आपने जितना लगा लिया उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो डेप्ट में आएगा। अब डेप्ट बैंक का लोन हो सकता है, या फिर आपने मान लीजिए कोई रिलेटिव से लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन कोई रिलेटिव से लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स कोई इशू किए हैं, उनके थ्रू आपने लोन लिया है। तो ये सभी जो हैं वो डेप्ट की कैटेगरी में आएंगे। अब हमने इतना समझ लिया कि डेप्ट क्या है और इक्विटी क्या है। अब डेप्ट और इक्विटी का रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेप्ट और इक्विटी का रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि डेप्ट जो है कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, कर्जा कंपनी पे ज़्यादा है, और जो प्रमोटर्स की, शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है वो कम लगी हुई है। अपना पैसा कम है, उधारी ज़्यादा है। उधारी ज़्यादा है, अपना पैसा कम लगा हुआ है। कभी भी कोई ख़राब टाइम आया, कोई पेंडेमिक सिचुएशन आई, कुछ बिज़नेस ठप हो गया, कुछ ऐसा हुआ, तो क्योंकि जो अपना पैसा है उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई लायबिलिटी नहीं है इस तरह की। लेकिन जो आपने उधार लिया हुआ है, डेप्ट जो है, उस पर इंटरेस्ट भी देना है और भी कई तरह के खर्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी अगर कोई बैड टाइम आता है तो वो मतलब ये है कि वो रिस्क उसमें ज़्यादा है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और बैंक भी जब लोन फर्दर करता है तो डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं कि वो ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब प्रमोटर्स का पैसा कम लगा हुआ है और सारा लोन ही लिए जा रहे हैं। तो उसका एक ये भी रेफरेंस उसका निकाला जाता है, एक मतलब इसका ये भी निकाला जाता है कि कंपनी में प्रमोटर्स जो हैं अपना पैसा लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो सारा कुछ लोन ही ले रहे हैं। इसका मतलब जब पैसा कम लगा होगा तो उनका इंटरेस्ट भी उस फर्म में, उस कंपनी में कम होगा, ऐसा माना जाता है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो हमेशा जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस हैं, यानी कि कभी भी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है अगर कोई बुरा वक्त आया तो। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए सारा पैसा जो है, इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है और डेप्ट बहुत कम है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो एकदम डेप्ट फ्री चल रही हैं, जिन्होंने डेप्ट नहीं ले रखा है, बहुत कम है, सारा इक्विटी ही लगी हुई है। तो वहाँ पर ये है कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से वो अच्छा है कि डेप्ट कम है, कंपनी रिस्क फ्री है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ग्रोथ के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी डेप्ट लेगी, कर्जा लेगी, तो फिर वो उसके पास ये भी प्रॉस्पेक्ट है कि वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी, अपने एसेट्स बिल्ड करेगी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगी, तो उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ भी होगी। तो अगर वो डेप्ट ज़्यादा नहीं है,
बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है, तो वो भी ज़्यादा फेवरेबल सिनेरियो नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कंपनी काफ़ी कंजर्वेटिव सोच रही है। तो ये एक ऑप्टिमम लेवल पर हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो समझ लिया, डेब्ट क्या है, इक्विटी क्या है, इनके रेशियो का क्या मतलब है, कम ज़्यादा का, वो सब कुछ समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई कंपनी है वो इक्विटी शेयर्स कुछ और इशू करती है, मतलब जो इशू उसने कर रखे हैं उसके बाद में एडिशनल कुछ अगर इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो डेब्ट और इक्विटी का जो रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये देखें, हम देख रहे हैं यहाँ पर डेब्ट और इक्विटी का रेशियो। तो डेब्ट और इक्विटी के रेशियो में जब कोई अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो आप देखिए कि डेब्ट पर तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, प्लस माइनस कुछ भी इसमें डेब्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैंक का जो लोन है वो उतना ही का उतना ही रहेगा, चाहे आप कितने भी शेयर इशू कर दीजिए। हाँ, इक्विटी पर इसका फ़र्क पड़ेगा। जब इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वो कोई पर्सन परचेज करेंगे, उनको लोग उनको खरीदेंगे और शेयर होल्डर्स का पैसा उसमें आएगा इक्विटी के रूप में। तो इक्विटी के रूप में जब पैसा आएगा तो इक्विटी क्या होगा, इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अभी अगर 1000 है तो अगर और हो जाएंगे तो 1100 हो जाएगी। इक्विटी अगर बढ़ेगी यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर जो है वो उतना ही है। तो ऊपर वाली संख्या उतनी है, नीचे वाली बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो रेशियो है हमारा वो कम होगा, ओवरऑल रेशियो कम होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर इस केस में डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का ही इम्पैक्ट हम इसमें देख रहे हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेब्टर। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेब्टर के केस में क्या होगा, तो हम फिर वही इक्वेशन बनाते हैं, डेब्ट और नीचे इक्विटी। तो कोई डेब्टर थे जिन पर कुछ उधारी थी कंपनी की, माल खरीद लिया था, पैसे नहीं दिए थे, तो वो कंपनी के पैसे उन्होंने लौटा दिए। तो उससे क्या डेब्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कंपनी का जो डेब्ट है, जो कंपनी ने लोन ले रखा है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा, उससे नहीं पड़ा। इक्विटी जो शेयर होल्डर्स का पैसा उसमें लगा है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये दोनों ही जब इक्वेशन जब सेम है, यानी कि ना न्यूमरेटर चेंज हुआ ना डिनोमिनेटर चेंज हुआ, तो फिर हमारा जो रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो वो भी सेम ही रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर क्विक रेशियो में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, या इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी, कैश कंपनी के पास बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशियो पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो पर क्या चेंज आएगा अगर कोई गुड्स हैं वो कैश बेसिस पर सेल कर दी जाती हैं। कुछ गुड्स हैं वो सेल कर दी जाती हैं कैश बेसिस पर, तो कैश में सेल की जाएं या क्रेडिट में सेल की जाएं, उनसे ना तो डेब्ट पर कोई फ़र्क पड़ रहा है और ना ही इक्विटी पर। बैंक का डेब्ट उतना का उतना ही रहेगा और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है वो उतना का उतना ही रहेगा। तो करंट एसेट के कंपोजिशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट यहाँ पर डेब्ट और इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें भी नो चेंज, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब इसे साथियों समझते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यानी कि कुछ डिवेंचर्स कंपनी ने पहले इशू किए थे, अब वो रिडीम हो गए हैं। रिडीम हो गए मतलब उनकी मैच्योरिटी आ गई है, या जो भी है उनका पैसा जो है वो कंपनी पे कर रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, रिडेम्पशन जब डिवेंचर का होगा, डिवेंचर हमारे जैसे बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही एक डिवेंचर भी होते हैं। जब कंपनी को पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो वहाँ पर कई तरह के जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं वो इशू किए जाते हैं, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं या डिवेंचर्स किए जाते हैं। तो डिवेंचर्स जब रिडीम होंगे, तो डिवेंचर्स जनरली जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब डिवेंचर्स रिडीम होंगे तो जो, क्योंकि ये डेप्ट का पार्ट थे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट थे, डेप्ट का पार्ट थे, रिडीम हो रहे हैं, यानी कि कंपनी का डेप्ट जो है वो कम हो रहा है।
डेप्ट कंपनी का कम हो रहा है, इक्विटी उतनी की उतनी ही है, इक्विटी पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। डेप्ट कम हो रहा है, इक्विटी अनचेंज्ड है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर उतना ही है। तो न्यूमरेटर कम हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है वो भी कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन डेप्ट इक्विटी रेशियो इफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर कोई गुड्स हैं जो परचेज की जाती हैं क्रेडिट पर, उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये भी जैसे डेप्ट और इक्विटी, ना तो डेप्ट पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, चाहे गुड्स जो हैं चाहे आप उधार में ख़रीदी गई हो या कैश में ख़रीदी गई हो, डेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और ना ही इक्विटी पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना तो प्रमोटर्स ने, शेयर होल्डर्स ने कोई पैसा उसमें लगाया है, बढ़ाया है या कम किया है। तो इन दोनों ही चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा रेशियो भी उतना का उतना ही रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा, नो चेंज इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर कोई भी अगर आता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर अपना सोच के कि चाहे और भी कोई चीज़, कोई सिनेरियो दिया हो कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस रेशियो पर, ये करने से इस रेशियो पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो फिर आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजेस पेड टू द लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज। तो जो लेबर है, अगर कोई काम कर रही है, फैक्ट्री की कोई बिल्डिंग बन रही है और उसमें लेबर काम कर रही है, तो उसको जो पेमेंट दिया जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ये तो इन्होंने बता रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब पूछ रहे हैं क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये आएगा। ऑप्शंस इसमें दिए हैं पॉइंट्स, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड है द बेनिफिट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड। थर्ड है इट इज़ नॉन रीअकरिंग। तो साथियों, जो भी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उससे क्या होगा। अगर फिक्स एसेट कंपनी के क्रिएट हो रहे हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनेगी, तो फिर अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी फर्म की। सेकंड, ये सही है पहला ऑप्शन। सेकंड है द बेनिफिट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अब फैक्ट्री की बिल्डिंग एक बार बन गई तो वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट करती रहेगी, तो ये भी सही है। इट इज़ नॉन रीअकरिंग, रीअकरिंग नहीं है, यानी कि बार बार इसको इस तरह का खर्चा नहीं किया जाएगा, तो इट इज़ नॉन रीअकरिंग। तीनों ही जो पॉइंट हैं वो सही हैं इसमें, तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। और जो एक्सपेंडिचर के बारे में बता दूं कि हमारे दो एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली जो भी हमारे फिक्स एसेट एक्वायर करने हैं या कैपेसिटी वगैरह बढ़ानी है, मतलब इस तरह के एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होने हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। जनरली ये बड़े अमाउंट के होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है, तो ये ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ बनेगी, बार बार बनेगी, तो ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। तीनों पॉइंट यहाँ पर जो रीज़न दिए हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में 3 पॉइंट दिए हैं। कीप्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये है। सेकंड है इट इंश्योर्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। थर्ड है बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर ओनली बाय यूजिंग दिस सिस्टम, ठीक है। और फोर्थ है सिस्टम बीइंग साइंटिफिक एलिमिनेट्स द कमीशन ऑफ फ्रॉड। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं साथियों। अकाउंटिंग सिस्टम में जो डबल एंट्री सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता था, डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा साइंटिफिक है और रिकॉर्ड अच्छी तरह से रखता है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर बाय यूजिंग दिस सिस्टम, ये भी पॉइंट सही है। फोर्थ है सिस्टम बीइंग साइंटिफिक, तो साइंटिफिक तो है सिस्टम, एलिमिनेट्स द कमीशन ऑफ फ्रॉड। ये सेकंड जो पोर्शन है ये उतना सही नहीं है, क्योंकि फ्रॉड तो तब भी हो सकते हैं, चाहे आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करें या सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करें,
फ्रॉड्स तो तब भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एलिमिनेट कर देगा। अगर यहाँ पर होता कि इट रिड्यूसेस या इट इस तरह की अगर कोई वर्ड यूज़ किया होता तो शायद हम इसको सही मान सकते थे, बट ये कहता है इट एलिमिनेट्स, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर देता है कमीशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड हो ही नहीं सकता डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, यानी कि ए, बी और सी 3 पॉइंट इसमें सही हैं, फोर्थ वाला सही नहीं है। तो आंसर है इसका डी, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकरिंग एक्सपेंस विच इज़ टू बी मेड फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकेंड पॉइंट है, अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड है, परचेज ऑफ मोटर कार फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बाय अ डीलर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। फोर्थ है, परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर इट्स यूज़ इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से कौन से सही हैं हमें वो देखने हैं। पहला है रीअकरिंग एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस बार बार, कोई एक्सपेंस जो बार बार हो रहा है, विच इज़ टू बी मेड फ्रीक्वेंटली, बार बार हो रहा है, अक्सर होता है, इस कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि हम उन्हीं एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिकरिंग जो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्हीं को कहते हैं जो डे टू डे जो वर्किंग है उसमें होते हैं। जो कभी कभी होते हैं बड़े अमाउंट के होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंटली होते हैं और रीअकरिंग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, अ नॉन रीअकरिंग एक्सपेंस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंस। तो ये भी सही है, अभी हमने बताया कि जो नॉन रीअकरिंग होते हैं और जो बड़े अमाउंट के होते हैं वो जनरली कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। थर्ड है हमारा, परचेज ऑफ मोटर कार फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय अ डीलर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस। इसको समझते हैं साथियों। अब मोटर कार परचेज़ करना जो है, किसी के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है और किसी के लिए कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किसने परचेज़ की है और किस पर्पज़ के लिए है। अब यहाँ पर जो मोटर कार है, मोटर कार का जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि उसके लिए तो वो इन्वेंट्री है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो वो गुड्स है, इन्वेंट्री है, वो डीलर को दे रहा है, वो डीलर को दे रहा है। तो ये कैसा होगा, ये रीअकरिंग एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अक्सर ये काम कर ही रहा है, बना रहा है और डीलर्स को भेज रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, लगातार ये काम तो चलता ही रहेगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डीलर को जा रहा है। हाँ, अगर कोई फैक्ट्री मालिक है, कोई वो अपने कोई बड़ा कोई ट्रक परचेज़ करता है या कोई ऐसी मशीनरी परचेज़ करता है जो कोई बसेस वगैरह परचेज़ करता है, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं जो एक बार होंगे, मान लीजिए कोई स्कूल है वो अपने लिए बस का परचेज़ करता है, कोई कॉलेज है तो वो बस परचेज़ करता है, तो वो एक बार ही करेगा, बार बार नहीं करेगा, तो उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बट यहाँ इस केस में ये रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये डे टू डे रीअकरिंग है। फोर्थ है, परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर इट्स यूज़ इज़ अ कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, अब वही बात आ गई जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि परचेज ऑफ मशीनरी। अब कोई मशीनरी है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने मशीनरी परचेज़ की है, तो वो किस में आएगी, कैपिटल एक्सपेंस में आएगी। वो उसके जो फिक्स जो मतलब लॉन्ग टर्म एसेट हैं उनमें आएगी, क्योंकि वो बार बार तो मशीनरी परचेज़ करेगा नहीं। एक बार उसने मशीन परचेज़ कर ली और उसके बाद में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रोज़ दूसरे दिन वो मशीनरी परचेज़ कर रहा हो। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, नॉन रिकरिंग है और फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाएगा, बड़े अमाउंट का होगा, इसीलिए इसे हम कैपिटल एक्सपेंस में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे ही पॉइंट जो हैं वो सही हैं, सब चीज़ें इसमें सही दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए टू डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ए है, कैश फ्लो रिवील्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो केवल इनफ्लो ऑफ कैश को रिवील करता है। सेकंड है, कैश फ्लो रिवील्स ओनली द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। थर्ड है, कैश फ्लो इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं होता है साथियों, तो ये भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो केवल एक सही है, बाकी इसमें तीनों पॉइंट जो हैं वो गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी। तो कोई भी फर्म है दो तरह की स्ट्रेटजी अपना सकती है, या तो वो एग्रेसिव हो सकती है या फिर डिफेंसिव हो सकती है या कंजर्वेटिव हो सकती है। तो एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी अगर कोई फर्म अपनाती है तो इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? तो ऑप्शंस हैं इसमें, होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के होंगे, ऐसा है क्या? मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को वो मिनिमाइज करेगी। थर्ड है, फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो ऐसा भी नहीं है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि अगर फर्म जो है वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, बहुत एग्रेसिव उसकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी है, तो वो बहुत कम से कम अमाउंट अपना लिक्विड में रखना चाहेगी, और वो जैसे ही उसके पास कुछ लिक्विड कैश आता है वो तुरंत उसको कहाँ लगा देगी? इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर देगी, चाहे वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करे, या अपने कोई मशीनरी अपग्रेड करे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करे, या रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा लगाए, लेकिन अपने पास आइडियल कैश जो है वो कम से कम रखेगी। लिक्विड एसेट जो है जो उसको रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ऐसे एसेट्स को बहुत कम रखेगी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।